जय हिंद मेरे यूट्यूबर दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ LLB सेकेंड ईयर 4 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी। ये जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कंपनी लॉ 2013 जो हमारा एक्ट है उसके अंडर आता है। ये कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स रहा होगा, 12th भी है या बीकॉम किया होगा, तो शायद उनके लिए शायद कोई इतना मुश्किल ना हो। पर हाँ, जो नए पर्सन है जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स से नहीं है, जो आर्ट से भी हो सकता है, किसी का साइंस से भी जो हो सकता है, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो। खैर, उस चीज़ को देखते हुए मेरा एक ही प्रयास होगा कि उनको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाए कि कंपनी है क्या। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंपनी। जो कंपनी है, कंपनी का अर्थ क्या होता है? कंपनी सिंपल वर्ड में बोला जाता है तो एक जैसे एक एक लेमन लैंग्वेज में बोला जाता है, कंपनी का मतलब होता है साथ। जैसे होता है कि कॉमन वर्ड बोलते हैं कि भाई आप मेरे साथ चल रहे हो क्या, तो आज कंपनी दे दीजिए अपनी, आज चलते हैं ज़रा। तो कंपनी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ। बट हम बात कर रहे हैं कंपनी लॉ की। तो कंपनी लॉ में क्या है, थोड़ी सी परिभाषा, हमारी जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाती है। तो मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो कंपनी का मतलब क्या होता है कि कंपनी कुछ लोगों का एक ऐसा समूह होता है, मतलब एक ग्रुप होता है जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक व्यावसायिक निकाय है। मीन्स एक कानून से उसको एक वैलिडेशन मिली हुई है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है उसे प्रॉपर। तो ये क्या है, एक व्यवसायिक निकाय मतलब क्या होता है, एक बिजनेस एंटाइटी है, जिसे जिसे हम कंपनी बोलते हैं, मतलब जिनका अपना एक व्यावसायिक उद्देश्य होता है। व्यावसायिक मतलब उनका जो मेन इंटेंशन होता है वो केवल बिजनेस करना होता है, और कुछ सेवाएं भी देती हैं। सेवाएं का मतलब सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री भी होती है, D2H भी आपने देखा होगा कि टाटा स्काई वगैरह, वो क्या है, वो सर्विस भी दे रहे हैं साथ साथ। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ का प्रोडक्शन भी होता है। प्रोडक्शन इन द सेंस जैसे मारुति, टाटा, तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन क्या, गाड़ियों का भी करते हैं, घड़ियों का भी करते हैं, अलग अलग इनके इंटरप्राइजेस हैं। तो जो कंपनी, उसका एक अपना एक वजूद होता है। वजूद मीन्स जैसे एक हम एक पर्सन की बात करें या मैं अपनी बात करूँ, जो मेरा चैनल है लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, तो इसका क्या है, अपना आप में वजूद है, एक अपना एक अपनी एक पहचान है। तो कंपनी की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। तो जो कंपनी को जो इस्टेब्लिश किया जाता है, तो कुछ स्पेशल मोटिव होते हैं। मोटिव क्या हो सकता है, वो लाभ कमाना भी होता है, या कोई सर्विस इंडस्ट्री भी होती है, मेरे को अच्छी सर्विस देनी है। जो कंपनी शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका सीधा मतलब साथ साथ होता है। कंपनी में कंपनी अधिनियम 1956 था। मतलब जो पहले भारत में जब एक्ट लागू हुआ था, तो उससे पहले क्या था, ये 1956 एक्ट कहा जाता था। बाद में उसमें ज़रूरी सुधार करने के बाद कंपनी अधिनियम 2013 बन चुका है। तो सुधार क्या होता है कि जब भी कोई कानून होता है या कोई भी हमारे जो पुराने कानून चले आते हैं, तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आने वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो एक्लिप्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई पुराना कानून है या कोई पुराना ऐसा कोई रूल है जो एट प्रेजेंट के काम को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, मतलब कि उसको काम को होने नहीं दे रहा, उसकी वजह से समस्याएं आ रही है, तो उस चीज़ को ख़त्म कर देना मीन्स उस चीज़ को या तो उसके अंदर अमेंडमेंट कर देना या फिर उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, मतलब कि उसको रहेगा पर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ऐसे ही इसमें 2013 के अंदर इसमें अमेंडमेंट किया था। तो अमेंडमेंट करने का मकसद क्या था कि जो कंपनी एक्ट है उसमें थोड़ा सा सुधार करना, ताकि लोगों को थोड़ा सा कन्वीनियंस हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
तो स्टार्टिंग की बात करें, जब मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ व्यापार प्रारंभ हुआ था। तो मानव सभ्यता क्या, कि जब मॉडर्न कल्चर आया था, पहले क्या होता है, एंशियंट लोग थे, तो एंशियंट लोग में तो आपको पता ही था कि एक बार्टर पॉलिसी होती थी, मतलब गिव एंड टेक का। तो धीरे धीरे जैसे मान लो हमारा डेवलपमेंट हुआ, तो लोगों ने फिर व्यापार करना शुरू किया। व्यापार किस लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, कि वो अपने को सर्वाइवल कैसे करना है, अपने आप को कैसे आ, कैसे मजबूत बनाना है। तो उसके लिए फिर उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, मीन्स बिजनेस। उस समय एक ही व्यक्ति, मतलब एक सिंगल पर्सन होता था, वही पैसे इन्वेस्ट करता था और वही व्यापार को संभालता था, और सारे रिस्क उसी के होते थे। नफ़ा होगा वो भी उसका, नफ़ा मीन्स प्रॉफिट, और लॉस का मतलब क्या होता है, घाटा। अगर यदि घाटा होता तो वो भी उसको ही झेलना होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता रहा, इसको वैसे सोल फर्म भी बोला जाता है, यानी कि सिंगल पर्सन। तो धीरे धीरे जब ये कॉन्सेप्ट आगे चलता रहा, तो आगे चलकर दो या दो से अधिक लोग मिलकर व्यापार करने लगे। व्यापार के सभी जोखिम बराबर आपस में बांटने लगे। उसी को हम भागीदारी फर्म कहते हैं। तो होता क्या था कि पहले तो सिंगल सोल फर्म थी, फिर उसके बाद जब ये प्रोप्राइटरशिप फर्म, उसका मतलब क्या है कि जैसे दो या दो से अधिक लोग मिलके वो बिजनेस करने लगे। अब जाहिर सी बात है, जब दो या दो से अधिक लोग मिलके काम करेंगे, तो जो भी उनका मतलब रिस्क होगा वो बराबर होगा ना इनका। तो भाई सिंगल सोल था, सिंगल सोल को अगर मान लो आग लग जाती है दुकान में, या कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो उसको ही झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका ही पैसा इन्वेस्ट है, किसी दूसरे का नहीं है। तो फिर आगे चलकर दो या दो से अधिक लोग जब मिलके काम करने लगे, तो उसमें रिस्क भी दोनों का बराबर होने लगा। मान लो सपोज करो दो पार्टनर है या चार पार्टनर हैं, तो चार पार्टनर हैं, कोई 2 लाख रुपए का इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि भाई जो रिस्क होगा 2 लाख रुपए का एक पर्सन पे होगा, नहीं, वो सभी में डिवाइड होगा। वो रेशो बन जाता है इनका 50-50 हज़ार। अगर प्रॉफिट होगा, भाई प्रॉफिट भी उनमें बराबर होगा, और लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी बराबर होगी। आगे चलते हैं, जब दो या दो से अधिक संख्या में मिलकर, यह संख्या कंपनी की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति का मतलब क्या होता है, कंपनी के नेचर पर। तो ये संख्या, जैसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बहुत से लोगों का कौन सा क्वेश्चन होगा, कि जैसे मैंने अभी रिपीट किया था कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर व्यापार करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। पर इसमें क्या होता है कि अ, जो कंपनी होती है, तो कंपनी में क्या होता है कि दो तरीके की फर्म होती है। एक होती है पब्लिक और दूसरी होती है प्राइवेट। जो पब्लिक होती है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, पर्सन कितने भी हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक शेयर वेंचर कंपनियां होती हैं, तो वो क्या है, पब्लिक फर्म होती है। वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट में क्या होता है, 200 से अधिक लोग नहीं होते उसके अंदर। तो इसमें लोगों की पूंजी का निवेश अनुपात समान होता है। मतलब कि जितने भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सपोज करो हम बात करें रिलायंस जियो की। तो स्टार्टिंग में जब रिलायंस जियो कंपनी जब आई थी, जब उन्होंने इस कंपनी को जो बनाया था, तो जाहिर सी बात है, कोई 10,000 की कंपनी कोई बातों से तो नहीं बनती। पर 10,000 के लिए हमें फिर हम फंड भी जुटाना पड़ता है, मीन्स फंड भी हमें रेज करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी छोटे छोटे हिस्सेदारी, जैसे मान लो सपोज करो 10,000 करोड़ में से मान लो मेरी 5,000 करोड़ की मेरी क्षमता है मेरी कंपनी की। अब मुझे 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो 5,000 के मैं छोटे छोटे शेयर मार्केट के अंदर इशू कर दूंगा। जो भी उसको खरीदेगा वो उसका उतने ही पोर्शन का मालिक बन जाएगा जितने का उसने उससे हिस्सा खरीदा है। अब मान लो सपोज करो कोई पर्सन 50% शेयर ही ले लेता है, तो वो कंपनी का बराबर का मालिक होता है। जैसे आपने एक बाजीगर मूवी देखी होगी, तो बाजीगर मूवी के अंदर एक सीन था कि जो शाहरुख खान था, तो शाहरुख खान में आपने देखा होगा कि उसके जो फादर साहब थे, तो कंपनी के अंदर ऑनर थे उस कंपनी के। तो वो किसी को अपनी जीपीए देके चले जाते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो वो क्या करता है कि उसको थोड़ा सा इधर दाएं बाएं करके, वो जो शेयर होते हैं कंपनी के, वो अपने
एंड पर ले लेता है। तो जो जिसके शेयर ज़्यादा होंगे तो मालिक तो वही होगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट है कंपनी में हिस्सेदारी का, जैसे वो मैंने आपको बताया। तो जो कंपनी होती है, कंपनी प्राइवेट और पब्लिक दो तरीके की होती है, और भी कई प्रकार हैं इसके अंदर, पर जनरली जो लिमिटेशन कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसी। जैसे पब्लिक है तो पब्लिक में तो कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट में फिर भी 200 है। अब आगे चलते हैं। निवेश के अनुसार ही उनका जोखिम पे लाभ, मीन्स कि कंपनी के अंदर जो जितनी हिस्सेदारी खरीदेगा उसका जोखिम उतना ही होगा। अब ये नहीं कहा जा सकता कि किसी की हिस्सेदारी, मान लो अगर 1 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया है और 10,000 करोड़ की कंपनी है, अगर कोई लॉस होता है तो उसको 10,000 करोड़ रुपये उसको नहीं भरना, उसको तो केवल अपना 1 लाख रुपए की जो उसने हिस्सेदारी उसमें खरीदी थी कंपनी के अंदर, उसको उतना ही उसको रिस्क रहेगा, उतना ही उसको लाभ मिलेगा। संक्षिप्त में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे हमने आपको पूरा बताया कि कंपनी कानूनी मान्यता से 2 या 2 से अधिक लोगों की स्वैच्छिक इच्छा से वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लाभ कमाने के लिए बनाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में अगर बात करें कि कंपनी क्या होता है कि कानूनी मान्यता, कानूनी मान्यता मीन्स कि कंपनी को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, बाकायदा उसने रजिस्ट्रेशन कराया, उसने अपना मेमोरेंडम मेंशन कराया, उसने नेचर ऑफ बिजनेस उसके अंदर बताया है, सारी चीज़ें। और वैधानिक उद्देश्य, वैधानिक उद्देश्य का मतलब होता है कि भाई जो उसका मोटिव होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कंपनी आप खोल रहे हो, कंपनी के अंदर आप अफीम, ड्रग्स या कुछ ऐसा सामान या कुछ ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन करो जो कि हमारे लोकहित के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ या एक समाज के खिलाफ हो। तो वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उद्देश्य उसका वैलिड होना चाहिए, भले ही उसका लाभ कमाना प्रॉफिट हो, चाहे वो लाभ कितना भी कमाए। और यह हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है, जिसका अपना एक पंजीकरण होता है। पंजीकरण का मतलब क्या होता है कि उसका एक अपना रजिस्ट्रेशन। कंपनी के सभी सदस्य लाभ जोखिम में अपने अपने हिस्से के रेशो अनुपात में उत्तरदायी और जिम्मेदार होते हैं। तो जो कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं ना, तो उनका जो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, जो उन्होंने हिस्सा खरीदा होता है, जो उन्होंने शेयर खरीदा होता है, कैपिटल शेयर, तो जितना शेयर होगा उनका उतना ही रिस्क होगा, उतनी ही उनकी जिम्मेदारियां होंगी। और यह 3 प्रकार से होते हैं जो कंपनी का, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था आपको। एक होता है सिंगल सोल प्रोप्राइटर, दूसरा होता है हमारा पार्टनरशिप, तीसरा होता है हमारा कंपनी। तो जो सिंगल सोल होता है, तो सिंगल सोल को हम प्रोप्राइटर, आपने जैसे कॉमन वर्ड होता है हमारे यहाँ, एक प्रोप्राइटर्स फर्म, या कहीं आपने देखा होगा कि कोई आपने साइकिल शॉप देखा होगा कोई, या रिपेयर शॉप देखा होगा आपने, या फिर आपने एक जनरल स्टोर देखा होगा, तो वहाँ पर एक प्रो लिखा हुआ होता है। तो प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल सोल है वो, एक तरह का, मतलब वो अकेला पर्सन है, अकेला मालिक है। दूसरा आता है हमारा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 या 2 से थोड़े से अधिक लोग मिलकर उस बिजनेस को करना। तीसरा आ जाता है कंपनी। कंपनी को क्या बोलते हैं, कंपनी एक निकाय होता है। निकाय मतलब एक अपने आप में एक विधिक व्यक्ति है। विधिक व्यक्ति का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भले ही उसके शरीर ना हो, परंतु उसकी जिम्मेदारी और उसकी जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं वो एक जीवित व्यक्ति के समान होते हैं। अगर कोई भी काम होगा, कोई भी गलत काम होगा, तो वो भी जिम्मेदार माना जाएगा। तो कंपनी में जो लोगों की हिस्सेदारी होती है उसे शेयर कहा जाता है। यह कंपनी खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जारी करती है। तो जो कंपनी होती है वो खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जारी करती है। होता क्या है कि जैसे मान लो मुझे 1,000 करोड़ की कोई कंपनी बनानी है, या 1,000 करोड़ का मुझे कोई बिजनेस खड़ा करना है, तो 1,000 करोड़ तो पॉसिबल है नहीं मेरे पास। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए फंड जुटाऊँगा, फंड रेज करूँगा। तो उसके लिए क्या करूँगा
कि जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास 60% की मेरी क्षमता है, मीन्स कैपेसिटी, तो मैं 60% अपने पास रखूँगा और बाकी 40% मार्केट से लूँगा। अब जब मार्केट से लूँगा तो मार्केट में जो 40% मेरी कंपनी का से शेयर खरीदेंगे तो वो भी बराबर के पार्टनर हैं, मीन्स हिस्सेदार हैं, और उनको भी वही प्रॉफिट मिलेगा जो मुझे मिलेगा, बशर्ते प्रॉफिट उनके रेशो के हिसाब से जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो कंपनी पर नियंत्रण और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 बनाया गया है, रेगुलेट करने के लिए। बिना वैधिका बिना वैधानिक पंजीकरण के कंपनी नहीं चलाई जा सकती। मतलब जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ना हो तो उस कंपनी को चलाया नहीं जा सकता, उसको कोई मान्यता नहीं होती, उसको कोई लाभ नहीं मिलता किसी प्रकार का आगे से। कंपनी का पंजीकरण कंपनी का जन्म है, मीन्स कंपनी को जब रजिस्टर्ड कराया जाता है ना, या कंपनी जब बनाई जाती है तो वो उसका एक जन्म होता है। मतलब उस जैसे एक बच्चा होता है ना, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो जन्म ले लेता है, तो वो क्या है कि वो जन्म लेना ही उसका अस्तित्व में आना है। तो ऐसे ही कंपनी का जो पंजीकरण है वो कंपनी का जन्म लेना होता है, उसका अस्तित्व में आना है, कि मतलब वो एग्जिस्ट करती है दुनिया में। तो कंपनी का जो समापन होता है, समापन को हम क्या बोलते हैं, बाइंड अप, और एंड ऑफ कंपनी, वो क्या होता है, कंपनी का अंत होता है। मीन्स कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कोई वजूद नहीं रहा, नहीं है उसका। अब जोखिम, कंपनी का जो जोखिम होता है वो सीमित है। कंपनी का जो जोखिम है वो सीमित है और अन्य का नहीं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कंपनी का जो जो रिस्क होता है ना वो सीमित है, मतलब कि कल को उसको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, जो भी होता है, तो जितने भी लोग हैं, सारा लॉस एक बंदे पे नहीं आएगा, या सारी जो जिम्मेदारी होगी एक पे नहीं होगी, सभी पे होगी। क्यों? क्योंकि सभी हिस्सेदार हैं उसके अंदर। और जो सिंगल सोल होती है, तो सिंगल सोल के अंदर क्या होता है कि भैया वो जो भी रिस्क होगा वो उसी का होगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट भी वही ले रहा है। प्रोपाइटर है तो प्रोपाइटर में अगर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो उनमें बराबर होगा। कंपनी है, कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में एक नहीं होते, कई लोग होते हैं, तो सारा लॉस और सारा प्रॉफिट सब पे बराबर आ जाता है। अब आ जाते हैं कंपनी का जीवन काल। जीवन काल का मतलब क्या होता है, कंपनी की सेल लाइफ, कंपनी की लाइफ, जिसको कहते हैं परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है हमेशा के लिए, मतलब जिसका कोई टाइम या समय हम निर्धारित ना कर सके। तो जो सिंगल सोल होती है, मीन्स एकल, मतलब अकेला बिजनेस करने वाला, अगर उसके मृत्यु हो जाने पर या उसके दिवालिया हो जाने पर वो कंपनी या उसकी जो फर्म, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जो उसकी फर्म है वो बंद हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। प्रोप्राइटर होता है, तो प्रोप्राइटर के केस में क्या होता है कि सॉरी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, जैसे एक पार्टनर अगर यदि एक्सपायर कर जाता है या एक पार्टनर उसको छोड़ देता है कंपनी फर्म को, साझेदारी को, तो साझेदारी भी ख़त्म हो जाती है। फिर आ जाते हैं हम कंपनी। तो कंपनी में क्या होता है कि भले ही कोई भी मेंबर एक्सपायर हो जाए या छोड़ के चला जाए, तो कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसको एक तरह से अ, चलती हुई नदी कहा जाता है। जैसे कहते हैं कि एक नदी होती है, तो वो जो नदी अगर पानी बह रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो उस पानी को हम ये नहीं कह सकते कि पानी वो यहीं ठहरेगा, उसका कुछ नहीं पता, क्योंकि वो चलती हुई धारा है, आज यहाँ है तो कल वहाँ। तो ऐसी कंपनी के अंदर होता है। तो इसमें कंपनी में क्या होता है, अगर कोई बंदा एक्सपायर कर भी जाता है तो उसकी जगह फिर नया मेंबर आ जाता है, पर कंपनी बंद नहीं होती। अब इसके अंदर क्या होता है कि उस कंपनी के अंदर अपनी कॉमन सील भी होती है इसके अंदर, मतलब मीन्स मोहर। तो मोहर क्या होती है कि अपने आप में एक एक्सेप्टेंस है, एक वैलिडेशन है। अगर कंपनी की सारे जितने भी काम होते हैं वो कंपनी की मोहर से होते हैं,
तो होता क्या है कि हम जैसे हम कोई काम करते हैं या कुछ भी, या फिर हम कभी शोरूम जाते हैं, तो शोरूम में क्या होता है कि शोरूम में जैसे मान लो कोई कंपनी है, कंपनी प्रोडक्शन भी करती है और कंपनी उसकी मेंटेनेंस भी करती है उसी पार्ट की। तो हम उसको सर्विस के लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा एक स्टैंप होती है, तो वो स्टैंप क्या होती है, उसकी वैलिडेशन होती है। अगर यदि वो साइन कर देगा तो साइन की कोई वैल्यू नहीं है, वो जब तक नहीं है जब तक वो उस पर स्टैंप नहीं लगाएगा। स्टैंप मीन्स एक कॉमन सील, तो वो कंपनी का अस्तित्व होता है। तो जो कंपनी के जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। वो ऐसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, जैसे सपोज करो आज मुझे ज़रूरत होती है कि भाई मेरे पास कंपनी का शेयर है, मुझे अगर पैसे की ज़रूरत होगी या मैं किसी को भी बेच दूंगा उसको, तो वो बंदा उसको ख़रीद लेगा और मेरे जो शेयर है वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कई बार लगता है कंपनी को, वही मैंने जो और भी मेरे साथ मेंबर हैं और मुझे उनसे शेयर अपनी हिस्सेदारी ले लेनी चाहिए, तो वो भी कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं, अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, खुद को मजबूत बना सकते हैं। या उसको कंपनी को लगता है कि भाई मेरे को पैसे की और ज़रूरत है, तो वो अपने और शेयर निकालेगा, अपनी हिस्सेदारी है उसको और बेचेगी। तो बेचने से क्या, जितने लोग खरीदेंगे वो उतने ही उसके प्रॉफिट और लॉस में भागीदार होंगे। तो ये हमारा कंपनी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये कंपनी के बारे में डिफ़ाइन किया गया आसानी से समझ में आया होगा। तो मैंने एक पूरी कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसानी से एक एक चीज़ को डिफ़ाइन किया जाए। जैसे कि हमारे चैनल का मोटो है कि लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, कोई भी लॉ का कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसको बिल्कुल आसानी तरीके से समझाया जाए। आई होप आपको कंपनी लॉ आसानी से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। जो मेरा चैनल है लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, इसको आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।